Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is shingles. वेरिसेला जोस्टर वायरस से ये बिलोंग करता है। शिंगल्स को हम उर्दू में या पंजाबी में कलवतरा कहते हैं। शिंगल्स को जो है दूसरा नाम इसका वेरिसेला जोस्टर है, क्योंकि ये वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से निकला है। इस वजह से हम इसको जोस्टर वायरस या वेरिसेला जोस्टर भी कहते हैं। आज हम इसको इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। वायरस, ये किस वायरस से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं कि जब ये शिंगल्स निकलता है तो क्या सिम्टम्स शो होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ये कहाँ से आया है, कहाँ रहता है और ये कौन कौन सी डिज़ीज़ को काज कर सकता है। उसके बाद हम इसके डायग्नोसिस को देखेंगे कि इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे कि शिंगल्स अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो है प्रिवेंशन है कि प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। अगर एक पर्सन को शिंगल्स हो गया है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी कौन सी प्रिवेंशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं जो हम शिंगल्स के पेशेंट को करवाते हैं ताकि ये वायरल जो वायरस है वो दूसरे लोगों तक ना फैले। ये शिंगल्स के तमाम सब टॉपिक्स कवर करेंगे और समझेंगे कि ये कहाँ से आता है और ये क्यों होता है। इसकी जो वजह है वो मेन वजह चिकन पॉक्स है। जब एक पर्सन को चिकन पॉक्स हो जाता है तो अगर उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो इम्यून सिस्टम अगर उसका वीक हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको शिंगल्स हो जाए। इस पिक्चर में शिंगल्स की पैथोफिजियोलॉजी को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, कब ये एक्टिव होता है और किस तरह ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करके स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स की फॉर्म में आता है और ये कैसे एक्टिव हो जाता है। हम इसको देखते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। नर्व फाइबर जो हमें नज़र आ रही हैं वहाँ पे ये डॉर्मेंट वेरिसेला प्रेजेंट होता है, यानी कि डॉर्मेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। जब ये एक्टिव आता है, कब ये एक्टिव आता है, जब एक पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ये वायरस जब समझता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, इस बंदे का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, मैं अपनी ज़्यादा पावर शो कर सकता हूँ, तो ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो गई, ये क्या करता है, इनिशियल स्टेज में जो है बर्निंग पेन होती है और टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जैसे सुइयाँ चुभ रही होती हैं। उसके बाद जो ये निकलता कैसे है, ऊपर जो डॉर्मेंट फॉर्म होती है उसको एक्टिव करता है, नर्व के ऊपर निकलता है, नर्व को डैमेज करता है और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया काज कर देता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया को हम देखते हैं आगे कि ये क्या होता है। स्किन सरफेस के ऊपर इसके ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। आगे हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। शिंगल्स जो है वो आल्सो नोन एज हब्स जोस्टर वायरस इज़ अ वायरल डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेनफुल स्किन रैश with blisters in a localized area. Typically, the rash occurs in a single wide mark either on the left or right side of the body or surface or face. 2 to 4 days before the rash occurs, there may be tingling or local pain in the area. जो शिंगल्स है वो दूसरा नाम इसका हब्स जोस्टर भी है। ये एक वायरल डिज़ीज़ है और ये पेनफुल स्किन रैश काज करता है और इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं और ये लोकलाइज्ड एरिया में ही ब्लिस्टर्स बनते हैं। ये जो रैश है वो सिंगल साइड पे होती है, या तो ये लेफ़्ट साइड पे होगी या फिर ये राइट साइड पे होगी ऑफ द बॉडी या फेस। बॉडी या फेस में क्यों होती है, क्योंकि ये जो गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। कुछ गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं और कुछ स्कल में, उसकी वजह से ये या तो बॉडी के लेफ़्ट साइड या राइट साइड ट्रंक में बनेगा या फिर ये फेस पे। लेकिन इसका यही है कि ये या राइट साइड पे बनेगा या लेफ़्ट। उसके बाद है कि जो 2 या 4 दिन के बाद रैश जो बन जाती है ना, उसके उसमें टिंगलिंग होती है, सुइयाँ जैसे चुभ रही हूँ और इसको बर्निंग सेंसेशन होती है कि जैसे स्किन जल रही है। शिंगल्स को ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पे ब्लिस्टर्स बने हुए हैं और ये वन साइडेड ब्लिस्टर्स ही हैं। ये बैक साइड की पिक्चर है, इसमें जो ब्लिस्टर्स होते हैं ना वो जो मिड लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं करते। इनकी यही जो डायग्नोसिस है कि ये राइट साइड पे रहेंगे या लेफ़्ट साइड पे रहेंगे। ये यहाँ पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और इनमें फ्लड फिल्ड होता है और ये बहुत ही ज़्यादा, ये देखने में पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन काज करते हैं, टिंगलिंग होती है। ये जो पिक्चर है जो शिंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही है उसमें ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, उसमें फ्लड फिल्ड है और ये देख सकते हैं कि
ये एक ही साइड पे बने हुए हैं। जो चिकन पॉक्स है एज़ कम्पेयर टू शिंगल्स, वो पूरी बॉडी पे उसके ब्लिस्टर्स फैले होते हैं और वो फ्लड फील्ड यानी पस फील्ड होते हैं। और ये जो है ये एक ही साइड पे बनते हैं, ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करते, या ये लेफ़्ट साइड पे होंगे या ये राइट साइड पे होंगे। और दूसरा जो है ये या तो फेस पे बनेंगे या ट्रंक पे। एज़ कम्पेयर टू चिकन पॉक्स, इसका वो जो चिकन पॉक्स है वो पूरी बॉडी पे फैले होते हैं, लेकिन ये एक ही जगह पे रहेंगे। इसका चिकन पॉक्स का और शिंगल्स का मैं कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही वायरस, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका ये काफ़ी ज़्यादा लिंक है। जब एक चिल्ड्रन को या पर्सन को चिकन पॉक्स हो जाना है, तो जब उसका दोबारा इम्यून सिस्टम लाइफ में किसी भी टाइम वीक होना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको शिंगल्स हो जाए, क्योंकि ये डोमेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया की बात करते हैं। Shingles, also known as Hubs zoster, is a viral disease characterized by a painful skin rash with blisters in a localized area. Typically, the rash occurs in a single, wide mark either on the left or right side of the body or face. 2 to 4 days before the rash occurs, there may be tingling or local pain in the area. Shingles is more likely to occur in people whose immune systems are impaired due to aging, immunosuppressive therapy, psychological stress और other factors. शिंगल्स का जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया है, इससे क्या रिलेशन है? शिंगल्स जब हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, तो ये नर्व फाइबर से जब निकलता है तो नर्व्स को डैमेज करता है, तो ब्लिस्टर्स बनते हैं। जब ये ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, नर्व डैमेज हो जाती है, तो उनमें एक बहुत ज़्यादा पेन काज हो जाता है जो काफ़ी मंथ्स तक भी रह सकता है। अगर एक पर्सन को शिंगल्स के बाद पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया हो जाता है, तो इसको रिकवर होने में काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि वो जो वायरस होता है वो तब ही निकलता है जब एक पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है। तो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि उसने अपनी रिकवरी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लेना है। ये जो रैश है वो सिंगल साइड होती है, लेफ़्ट होगी या राइट साइड ऑफ द बॉडी होगी या फिर फेस में हो जाएगी, लेकिन होती ये ट्रंक पे ही है, पूरी बॉडी में नहीं होता। 2 या 4 दिन के बाद ये रैश, टिंगलिंग या लोकल पेन जो है वो एरिया में हो जाता है, सुइयाँ चुभती हैं, बर्निंग सेंसेशन होती है। अमूमन जैसे स्किन रैश होती है वैसे ये शिंगल्स जो है वो काज करता है। शिंगल्स जो है उन लोगों में ज़्यादा हो सकता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, एजिंग की वजह से, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की वजह से। एजिंग, अगर एक बंदा बूढ़ा हो गया है, ज़ईफ़ हो गया है, तो उसका इम्यून सिस्टम उस तरह प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता जिस तरह एक यंग और हेल्दी पर्सन का इम्यून सिस्टम काम कर सकता है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी क्या होती है? जब एक पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दी जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होती है। इसमें ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है कि जब बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसके पास कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, तो वो उसको इटसेल्फ रिजेक्ट ना करे, क्योंकि जब एक पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है तो वो जो बॉडी होती है उसको इटसेल्फ रिजेक्ट ना करे उस ऑर्गन को। इस वजह से उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दी जाती है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अगर किसी को हो गया तो स्ट्रेस की वजह से भी इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से शिंगल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, या अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, जो शिंगल्स है उसके साइन एंड सिम्टम्स में सेंसेशन ऑफ बर्निंग है, इचिंग है, हाइपर एस्थीजिया, ओवर सेंसिटिविटी है, ब्लिस्टर्स हैं, फीवर है, टिंगलिंग है, हेडेक है। सेंसेशन ऑफ बर्निंग पेन क्या है? जब स्किन रैश हो जाती है, बॉडी में ब्लिस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सेंसेशन ऑफ बर्निंग पेन आती है कि जलन हो रही है। उसके बाद इचिंग है, हारिश वगैरह हो जाती है। हाइपर एस्थीजिया वो क्या कंडीशन है? उसमें ये होता है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ओवर सेंसिटिविटी, कि मुझे कभी वो बंदा फील करता है कि मुझे अभी एक ही वक्त में काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलाई मैंने फ़ील किया है, यानी कि कभी टच का, टेम्परेचर का, या कोई साउंड फीलिंग की है, इवन काफ़ी पेनफुल भी कोई इस तरह का स्टिमुलाई हो सकता है। इसमें क्या होता है? ओवरवेलमिंग हो जाता है, यानी कि बंदे को वहम होने लगता है कि मुझे ये भी हो गया, मुझे वो भी हो गया। उसके बाद ब्लिस्टर्स बनते हैं, जो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स एक ही साइड पे बॉडी में बन जाते हैं। फ़ीवर हो जाता है। फ़ीवर क्यों होता है? ये हेडेक होता है, थकान सी होती है, उस वजह से फ़ीवर भी हो जाता है। चिकन पॉक्स में भी ऐसे ही होता है कि फ़ीवर हो जाता है। उसके बाद टिंगलिंग सेंसेशन जो है
उसमें ये है कि सुइयाँ चुभने लग जाती हैं। हाइपरेस्थीसिया में एक ये जो काज होता है ना सिम्टम्स का, वो ये इस वजह से भी होता है कि नर्व डैमेज हो जाता है, न्यूरोपैथिक पेन होता है इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से भी ये हो जाता है। शिंगल्स के जो अदर साइन एंड सिम्टम्स हैं उनमें ये है कि रेड ब्लिस्टरिंग रैश दैट टिपिकली मर्ज अलॉन्ग वन साइड ऑफ द टार्सो। टार्सो होता है ट्रंक, बॉडी, ये जो बंदे के एक साइड पे नज़र आ रहा है कि ये लेफ़्ट या राइट साइड पे ये हो सकता है। उसके बाद है बर्निंग हो जाती है, टिंगलिंग हो जाती है, या पेन इन अफेक्टेड एरिया। ऑब्वियसली बात है कि जब स्किन रैश है तो वो बर्निंग सेंसेशन होगा, टिंगलिंग होगी और अफेक्टेड एरिया में पेन भी होगा। सेंसिटिविटी टू लाइट, जब चिकन पॉक्स हो तो अमूमन कहते हैं कि कवर करके रहें, शिंगल्स हो तो भी कहते हैं कि किसी कपड़े के साथ कवर करके रखें बॉडी को। इसकी सेंसिटिविटी हो जाती है लाइट की वजह से। लाइट जब पड़ती है तो ये टिंगलिंग सेंसेशन देगा, या बर्निंग होगी, जलन होगी, फीवर हो जाता है, या फिर हेडेक होगा, दोनों भी हो सकते हैं। फटीग होगा, ये थकावट होगी। जब एक पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, उसमें वायरस एक्टिवेट हो गया है, वायरस ने नर्व डैमेजेस काज कर दिया है, या तो स्कल में या फिर ट्रंक में, टार्सो में, तो ऑब्वियसली फटीग भी होगी। कोई भी बीमारी आती है इंसान को तो फटीग होती है। फीवर जो है वो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है। अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस रिलेटेड टू द हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस। Most individuals are infected with this virus as children, which causes an episode of chickenpox. पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि फिजियोलॉजी वो होती है कि बॉडी के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट है। पैथोफिजियोलॉजी के उसने ये खराबी कैसे कर दी है। कॉजेटिव एजेंट इसका हो गया वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है और ये हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस की से रिलेटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बिलोंग ही हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस फैमिली से करता है, इस वजह से ये उस से रिलेट करता है। जो मोस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि शिंगल्स से इन्फेक्टेड होते हैं, उनमें ये वायरस बचपन में चिकन पॉक्स की सूरत में निकला होता है। बचपन में चिकन पॉक्स निकलता है। चिकन पॉक्स क्यों निकलता है? उसकी भी यही काजेज़ हैं कि बॉडी में वही डायग्राम के जो नर्व फाइबर हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस डोमिनेंट फॉर्म में जब ये एक्टिव होगा, नर्व को डैमेज करेगा, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स बनेंगे, तो ये चिकन पॉक्स की सूरत में निकलेगा। चिकन पॉक्स जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। फिर जब उसका कोई 10-15 दिन के बाद आराम आ जाता है तो बॉडी में किसी भी वक्त लाइफ टाइम में जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो शिंगल्स दोबारा एक्टिव फॉर्म में वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से आएगा। वेरिसेला जोस्टर वायरस जब लाइफ में दोबारा एक्टिव होता है तो वो शिंगल्स की सूरत में आता है। चिकन पॉक्स अमूमन इंसान को एक दफ़ा भी हो सकता है और 2 दफ़ा भी, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस के अपनी रीएक्टिव फॉर्म में आने के, एक्टिवेट होने के, वो ये शिंगल्स ही होता है। चिकन पॉक्स अगर एपिसोड हो गई है चिकन पॉक्स की, तो शिंगल्स से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। वैसे भी इम्यून सिस्टम इंसान का स्ट्रांग होना चाहिए ताकि बाकी बीमारियों से बचा जा सके, लेकिन जो शिंगल्स है उसकी वजह से ख़ास तौर पे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल बीमारी है और ये इतनी जल्दी इंसान का पीछा भी नहीं छोड़ती। 3-4 महीने तक इसका पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया कंटिन्यू रहता है। क्या होता है? नर्व्स में पेन होता है, बॉडी के अंदर से पेन निकलता है और वो इंतहाई पेनफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करती हैं कि शिंगल्स स्टार्ट कैसे होता है। द इम्यून सिस्टम इवेंचुअली एलिमिनेट्स द वायरस फ्रॉम मोस्ट लोकेशंस बट इट रिमेन्स डॉर्मेंट or latent in the ganglia adjacent to the spinal cord called the dorsal root ganglion or the trigeminal ganglion in the base of the skull. At first, the rash appears similar to the first appearance of hives. However, unlike hives, shingles causes skin changes limited to a dermatome, normally resulting in a stripe or belt-like pattern that is limited to one side of the body and does not cross the midline.
इम्यून सिस्टम इस वायरस को बहुत सारी लोकेशन से निकाल सकता है, लेकिन जो इसकी मेन लोकेशंस होती हैं उनमें ये होता है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी डार्सल रूट गैंग्लियन जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है वायरस। या फिर दूसरा जो है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो कि इंसान के स्कल में प्रेजेंट होती हैं। इन दो रीज़न की वजह से ही ये या तो ट्रंक पे यानी बैक पे निकलेगा या बेली पे निकलेगा, या फिर स्कल में ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में ये वायरस प्रेजेंट होने की वजह से फेस पे निकलेगा। उसके बाद है कि ये जो रैश है वो पहले तो हाइव्स की तरह होती है, जो स्किन पे रैश हो जाती है रेड रेड कलर की। हाइव्स में होता है कि स्किन के ऊपर थोड़ी सी उभरी उभरी होती है और वो रेड स्किन हुई होती है, उसकी तरह ये हाइव्स की तरह निकलता है। फिर अगर ये अनलाइक हाइव्स की तरह नहीं भी है तो ये स्किन को चेंज कर देता है, डर्माटोम यानी कि लिमिटेड टू डर्माटोम चेंज कर देता है। नॉर्मली इसका ये होता है कि एक स्ट्राइप या बेल्ट लाइक पैटर्न इसका ना एक सिंगल साइड पे होता है, वन साइड पे होगा, लेफ़्ट साइड पे हो सकता है या फिर राइट साइड पे होगा। ये कभी भी जो मिड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करता। इसका जो मेजर सिम्टम है वो यही है कि ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता, या तो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा या फिर राइट साइड पे होगा। बार बार एक ही बात रिपीट करने का ये मकसद है कि अगर कोई आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ये फ़ौरन लेक्चर आप इसको पिक कर लेंगे और आपको दोबारा इसको सुनने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इसकी हम बात करें कि ये जो गैंग्लियन होते हैं उनमें से एक्टिव कैसे होता है, वही बात कि इम्यून सिस्टम वीक हुआ है। उसने देखा है कि जी मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मैं इस बंदे को अपनी पावर से गिरा सकता हूँ, इसका तो इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है। वो फ़ौरन से निकल आता है, नर्व को डैमेज कर देता है, नर्व के ऊपर फिर वो जब निकलता है तो नर्व्स डैमेज की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन फिर जो है वो शो हो जाती है, पस की फॉर्म में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। शिंगल्स की जो ये डायग्राम है इसमें गैंग्लियन को बताया गया है कि ये डार्सल रूट गैंग्लियन है। वेरिसेला जोस्टर वायरस ये रेड जो है इनमें प्रेजेंट है, जो फर्स्ट लिखा हुआ स्टेप उसमें। Once the varicella has ended, varicella zoster virus (VZV) remains latent in the sensory neurons of the dorsal root ganglia. दूसरा इसमें स्टेप है वो ये है कि ये रीएक्टिव फॉर्म में कैसा दिखता है। ये नर्व है, उसके बाद जो स्किन की सेकंड लेयर है डर्मिस है, उसके बाद एपिडर्मिस है। स्किन की ऊपर लेयर ऊपर से आए एपिडर्मिस, उससे नीचे डर्मिस, उससे नीचे नर्व्स में ये प्रेजेंट होता है। जब ये एक्टिव हो गया तो ये ऊपर देखें स्किन की एपिडर्मिस लेयर तक पहुंच गया है एक्टिव फॉर्म में, यानी ये डोमिनेंट फॉर्म में था तो ये स्किन के अंदर छुपा हुआ था नर्व्स में। जब ये एक्टिव फॉर्म में आया तो स्किन के ऊपर ये आ गया और ब्लिस्टर्स बनाना स्टार्ट कर दिए इसने। नेक्स्ट जो पर्सन की बॉडी है उसमें रेड रेड जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इन्होंने दिखाया है कि ये कैसे एक दफ़ा जब निकल आता है, वंस ये ख़त्म हो जाता है जब चिकन पॉक्स में, तो दोबारा ये सेंसरी न्यूरॉन ऑफ डार्सल रूट गैंग्लिया में कैसे रिमेन डॉर्मेंट या लेटेंट रह जाता है। तो ये डार्सल रूट गैंग्लियन नज़र आ रहे हैं, उनमें ये डार्ट जो 5-6 डार्ट्स हैं वो वायरस है, ये अपने आप को छुपाए हुए है यहाँ पे। उसके बाद आगे स्किन का पार्ट है सेकंड स्टेप में, डर्मिस में, एपिडर्मिस और नर्व में। डर्मिस जो स्किन की सेकंड लेयर होती है उसके नीचे नर्व्स में ये वायरस प्रेजेंट होता है। तो इसमें उन्होंने उसकी एक्टिव फॉर्म शो करवाई हुई है कि नर्व्स से ऊपर ये डर्मिस में जाएगा, डर्मिस से ये फिर एपिडर्मिस में जाएगा, यानी कि ये अपने आप को एक्टिव करके ऊपर तक आ गया है। जब ये वेरिसेला जोस्टर वायरस सेंसरी नर्व से के अलोंग स्किन में ट्रैवल करता है तो ये क्या करता है, जो डर्माटोम है एक करेस्पॉन्डिंग एरिया है वहाँ पे पेन काज कर देता है। ये जो डर्माटोम है वो होता क्या है, एक ये स्पेसिफिक रीजन ऑफ स्किन होता है जो कि सेंसरी इनपुट को रिसीव करता है एक सिंगल स्पाइनल नर्व्स डॉर्सल रूट से। इस एरिया के जो स्किन का ये एरिया होता है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको लोकलाइज करते हैं स्पाइनल नर्व डैमेज के लिए। ये जो एरियाज़ होते हैं वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए क्योंकि वो यहाँ से स्पाइनल नर्व डैमेज को लोकलाइज साइट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? मैप से, डर्माटोम मैप से।
नेक्स्ट हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं, जो शिंगल्स के को डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्रीज की हम सबसे पहले देखेंगे। पेन और बर्निंग ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी और फेस, टिंगलिंग और इचिंग बिफोर अ रैश अपीयर्स। पेन होगा क्लिनिकल हिस्ट्री के, जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास आया तो उससे पूछना है कि आपको क्या अलामात शो हो रही हैं, स्किन रैश। वो एक डॉक्टर ने रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि क्या ये किसी कीड़े के काटने की वजह से है, या कोई कीड़ा उसको अमूमन जो होता है कि सूंघ गया है तो स्किन पे रैशेस बन गए हैं। तो ये क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट की कि आपको क्या सिम्टम्स शो हो रही हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं आप। तो उसमें वो जब पेशेंट बताता है कि मुझे पेन है, इस तरह क्या टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, बर्निंग हो रही है, उसके बाद बॉडी के एक साइड पे है, वो डॉक्टर खुद भी उसको डायग्नोस करते हैं कि कहाँ पे है। उसके बाद ये ट्रंक पे है या फेस पे है, किस साइड पे है, किस जगह पे प्रेजेंट है, टिंगलिंग है, इचिंग है बिफोर अ रैश अपीयर्स। अगर जब तक ये रैश नहीं थी अपीयर हुई तब तक स्किन की क्या कंडीशन थी, कितने दिनों में ये बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर अपीयर हुआ है। इस तरह की सारी जो क्लिनिकल हिस्ट्री होती है वो एक डॉक्टर ने पेशेंट से लेनी होती है। उसके बाद फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की बात आती है कि फ़िज़िकल कैसे उसको एग्जामिन करते हैं डॉक्टर इसको शिंगल्स को। उसमें ये आ जाता है कि पेनफुल रैश विद ब्लिस्टर्स, यानी कि जो डर्माटोमल पैटर्न होता है उस पर पेनफुल रैश बनी होती है, यानी ब्लिस्टर्स बने होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, रैश होती है। डर्माटोमल पैटर्न होता है कि वो नर्व पाथ ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने डर्माटोम की बात की है कि वो एक स्पेसिफिक रीजन होता है बॉडी का जहाँ पे एक ही सेंसरी नर्व जा रही होती है, और उसको डॉक्टर्स डर्माटोम मैप की वजह से फाइंड आउट करते हैं। उसकी आइडेंटिफिकेशन काफ़ी डिफरेंट होती है, डिफ़िकल्ट होती है। रेड पैचेस बने होते हैं दैट डेवलप इनटू फ्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स। जो रेड पैचेस बॉडी पे बने होते हैं, एक पैच बना होता है, क्योंकि ये एक ही जगह पे होता है इसलिए उसका एक पैच बन जाता है, पूरी बॉडी पे नहीं फैला होता। इस वजह से इसके जो है वहाँ पे फ्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स होंगे। क्रस्टिंग एज ब्लिस्टर्स बिगिन टू हील आफ्टर 7 to 10 डेज़। अगर क्रस्ट कर दिया ब्लिस्टर को तो उसका हीलिंग प्रोसेस होगा 7 या 10 दिन के बाद। जो शिंगल्स है इसका हीलिंग प्रोसेस रिकवरी टाइम काफ़ी स्लो होता है, ये ज़्यादा रिकवरी टाइम लेता है। उसके बाद जो है लैब टेस्ट इसके हम कैसे करते हैं, डायग्नोसिस में लैब टेस्ट आ रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो वैसे तो ये है कि क्लिनिकल हिस्ट्री की वजह से इसका पता चल जाता है कि जब एक डॉक्टर देखते हैं पेशेंट को कि इसकी बॉडी पे एक ही साइड पे पैच बने हुए हैं, लेफ़्ट साइड पे ही है, राइट साइड पे ही हैं, और इसका जो है ये ट्रंक पे ही है, फेस पे ही है, या बॉडी के निचले हिस्से पे भी गया है। अगर तो ट्रंक पे है या फेस पे है और लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया उसने, लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड पे ही रहा है, राइट साइड पे है तो राइट साइड पे ही रहा है, मिड लाइन को अगर क्रॉस नहीं कर रहा तो इट इज़ क्लियर कि ये शिंगल्स ही है। और दूसरा इसका ये है कि ब्लिस्टर्स बन रहे होते हैं, उसको पेशेंट को पूछा जाता है कि किस तरह फील कर रहे हो, क्या हो रहा है, ओवर सेंसिटिविटी हो जाए या फिर फीवर तो मस्ट होता है, इसमें हेडेक भी होता है, फटीग भी होती है। उसके बाद उसको टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग ऑफ पेन सेंसेशन हो जाती है। वो तमाम चीज़ें जब एक डॉक्टर पूछ लेता है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि इसको शिंगल्स ही है। लेकिन अगर कोई केस कॉम्प्लिकेटेड हो, कोई हाइव्स से मैच कर रहा हो, कोई किसी और बीमारी के साथ केस मैच कर रहा हो, तो हम लैब टेस्ट्स भी करवाते हैं। लैब टेस्ट में पीसीआर टेस्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। उसमें ये होता है कि वो मोस्ट एक्यूरेट होता है, डिटेक्ट कर लेता है वायरल डीएनए को फ्रॉम लेयन स्वैब। लेयन स्वैब यानी कि जो छाला होता है उसको स्वैब के साथ लेते हैं उसका मादा, और उसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक की वजह से टेस्ट करते हैं कि उसके डीएनए में कौन सा वायरस उसका डीएनए मैच कर रहा है। तो अगर उसके वायरल डीएनए जो है उसमें हर्ब्स वायरस से मैच कर गया तो ऑब्वियसली बात है कि शिंगल्स है। दूसरा हम इसमें टेस्ट करवाते हैं डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट या फिर वायरल कल्चर। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट में ये होता है कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटीबॉडी को लेते हैं, उसका फिर टेस्ट करवाया जाता है।
जो डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी या वायरल कल्चर है ये बहुत ही लेस कॉमन है, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो स्लोअर दैन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। वायरल कल्चर में क्या होता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब में प्रैक्टिस के दौरान हम देखते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म लिया, उसको मीडियम में सेट किया, कल्चर मीडिया पे प्लेट पे उसको सेट किया, उसका रिज़ल्ट आने में फिर 2-3 दिन लग जाते हैं, 1-2 दिन, या फिर के उसके 24 घंटे तो मस्ट चाहिए होते हैं उसके रिज़ल्ट आने में। वायरल कल्चर टेक्निक में यही होता है, कल्चर मीडिया पे उसको वायरस को सेट कर लिया, उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर भी देना पड़ता है और इस तरह उसको कंट्रोल करना काफ़ी टफ हो जाता है। ट्रीटमेंट, इसकी मेडिकेशंस की बात करें, ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आते हैं, पहले देखते हैं पॉइंट्स को। एनाल्जेसिक है, टॉपिकल लोशंस हैं, एंटीवायरल है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? पीपल विद माइल्ड टू मॉडरेट पेन कैन बी ट्रीटेड विद ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस। एनाल्जेसिक होती हैं कि पेन मेडिकेशंस जो हम यूज़ करते हैं। ओवर द काउंटर का मतलब है जो दवाइयाँ बगैर किसी प्रेस्क्रिप्शन के यूज़ करते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन है, जो हम चिकन पॉक्स में भी यूज़ करवाते हैं, वो है एसिटामिनोफन, जिसका टाइलेनोल ब्रांड और जेनेरिक है, उसमें ये मेडिसिन यूज़ करवाई जा सकती है। उसके बाद इबुप्रोफेन वगैरह भी यूज़ करवाते हैं, ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं। टॉपिकल लोशंस में जो लोशन हम चिकन पॉक्स में यूज़ करवाते हैं, कंटेनिंग कैलामाइन कैन बी यूज्ड ऑन द रैश और ब्लिस्टर्स एंड मे बी सूथिंग। जो कैलामाइन लोशन होता है वो रैश को या ब्लिस्टर्स को सूथिंग इफ़ेक्ट देता है, यानी कि पेन को कम करेगा और सूथिंग इफ़ेक्ट देगा। एंटीवायरल मेडिकेशंस में हम क्या यूज़ करवाते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स में रिड्यूस द सेवेरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ शिंगल्स, हाउएवर दे डू नॉट प्रिवेंट पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। जो एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं वो क्या करती हैं? वायरस को कम कर देती हैं। वायरस को ख़त्म तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये डॉर्मेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना होता है, इसने दोबारा अपने आप को छुपा लेता है, लेकिन उसकी सिवियरिटी को कम कर देती हैं और जो ड्यूरेशन होता है शिंगल्स का उसको कम कर देती हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन से ये होगा कि पेन कम होगा, टिंगलिंग ऑफ सेंसेशन कम होगी, उसके बाद जो है इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा कि ये थोड़ा हीलिंग प्रोसेस इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कि ये जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया हो जाता है ना, एंटीवायरल मेडिकेशंस उसको ट्रीट नहीं कर सकती। एंटीवायरल मेडिकेशंस का मकसद क्या है? उनको एक पेशेंट को वक्ती तौर पर उस दर्द से बचा लेना जो उसको होता रहता है। मतलब एक बंदा है, उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अगर तो कोई केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो ही हम मेडिकेशंस यूज़ करवाते हैं, अदरवाइज़ इनकी इतनी खास कोई मेडिकेशंस नहीं होती। उसमें ये होता है कि ये जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया है वो नर्व डैमेज होता है, वो बॉडी के अंदर से होता है, उसको ये ट्रीट नहीं कर सकती। ऊपर से जो एंटीवायरल का पेन होगा उसको ट्रीट करेंगी, अंदर का दर्द ये नहीं ख़त्म कर सकती। उसके बाद इसकी जो एंटीवायरल है मेडिकेशन, उसमें चिकन पॉक्स में भी हम वही यूज़ करवाते हैं, इधर भी हम वही यूज़ करवाएंगे। एसाइक्लोविर होती है जो कि एक एंटीवायरल है, उसको हम यूज़ करवा लेते हैं। प्रिवेंशन इसकी हम देखते हैं शिंगल्स की क्या है। शिंगल्स रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड इन चिल्ड्रन बाय द चिकन पॉक्स वैक्सीन इफ़ द वैक्सीन इज़ एडमिनिस्टर्ड बिफोर द इंडिविजुअल गेट्स चिकन पॉक्स। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है शिंगल को? अगर एक बच्चे को चिकन पॉक्स वैक्सीन लगवा दी गई है, उससे ये नहीं कि उसको चिकन पॉक्स हो गया तो उसके बाद उसको चिकन पॉक्स वैक्सीन लगवाएं। अगर चिकन पॉक्स होने से पहले चिकन पॉक्स वैक्सीन लगवा दी जाती है तो शिंगल्स के चांसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद है, इफ़ प्राइमरी इन्फेक्शन हैज़ ऑलरेडी अकर्ड देयर आर शिंगल्स वैक्सीन्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग शिंगल्स और डेवलपिंग स्वेयर शिंगल्स इफ़ द डिजीज़ अकर्स। They include a live attenuated virus vaccine, Zostavax, and an adjuvant subunit vaccine, Shingrix। 2 वैक्सीन इन्होंने बताई हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन, अगर यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है इस वायरस का? चिकन पॉक्स। अगर वो एक पेशेंट को हो गया है, बच्चे को हो गया है या बड़े को हो गया है, तो शिंगल्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? शिंगल्स की वैक्सीन आ चुकी हैं, वो वैक्सीन्स हैं क्या, इसकी या तो 1 डोज़ लग जाएगी या फिर 2 डोज़ लग जाएंगी, यानी कि सिवियरिटी पे होता है कि एक बंदे का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है और चिकन पॉक्स की सिवियरिटी क्या थी।
उसमें लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है जिसको जोस्टावैक्स कहते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड वायरस वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, उसमें जो लाइव वायरस होता है ना, जिंदा वायरस, उसको हम कमज़ोर कर देते हैं एक टेक्निक के साथ, उसको लाइव एटीन्यूएटेड वायरस वैक्सीन को बना लेते हैं और उसमें कौन सी आ रही है, जोस्टावैक्स। लेकिन ये जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है ये इम्यूनो सप्रेसिव जो वो पर्सनस होते हैं उनमें नहीं यूज़ करवाते, क्योंकि ये जो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस है ये लाइफ के किसी भी स्टेज पे दोबारा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जो एडजुवेंट सब यूनिट वैक्सीन है उसमें ये है कि एक स्पेसिफिक पार्ट उसका ले लेते हैं एंटीबॉडी वायरस की, तो वो हम उसमें ऐड कर लेते हैं और शिंग्रिक्स इसका नाम है। जो एज़ कम्पेयर टू लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो सब यूनिट वैक्सीन होती है ना, वो बेटर होती है क्योंकि इसमें इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट का कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं होता। लेकिन जब लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन ले लेते हैं तो उसके बाद कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सब यूनिट वैक्सीन लें उसका असर थोड़ा कम होता है तो दोबारा वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके बाद जो है इम्यून के लिए भी, इम्यून सिस्टम के लिए भी डोज लगवानी पड़ती है। उसके बाद है कि 2 डोजेज़ ऑफ शिंग्रिक्स आर रिकमेंडेड। शिंग्रिक्स जो है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसकी जो है 2 डोजेज़ हमें लगती हैं, विच प्रोवाइड अबाउट 90% प्रोटेक्शन एट 3.5 ईयर्स, यानी कि ये 3.5 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। शिंग्रिक्स 90% प्रोटेक्शन देती है क्योंकि इसका सब यूनिट एक ही पार्ट लगा होता है। जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है ना, इसका 100% श्योर होता है कि ये प्रोटेक्शन देगी।